हर साल की तरह एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा बनाई गई ये परीक्षा एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है परीक्षा एप्लीकेशन का, उसे डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को मात्र 87 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरे सारे क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, पूरा पेपर मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा और इंडिया में क्या क्या रैंक आ रही है, कितने बच्चों के अंदर आप कहां खड़े, वो सब इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जब आप एग्जाम देंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपके अंदर जज्बा है और जुनून है एक सीट निश्चित करने का, तो इस टेस्ट सीरीज को आप भरोसा करके जरूर परचेज करें और सभी क्वेश्चंस को समय रहते आप फिनिश कर लीजिएगा। थैंक यू। अब देखिए इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपका ध्यान पूरा फुल समर्पण इस जो मैं पेपर करवा रहा हूँ इस पर होना चाहिए। इसके अंदर कॉन्सेप्ट को समझना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका पेपर आ रहा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है। इसलिए आपको भी फुली अटेंटिव होकर के इस वीडियो को देखना है और आप ट्राई करिएगा। जैसे इसके अंदर 5 एरर हैं, तो क्या आप पाँचों में से 5 को फाइंड कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो कहाँ पर गलती है, तो उन चीज़ों को आप सुधारने की कोशिश करिएगा। चलिए दोस्तों, आप देखिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा आपका। देखिए ही रिमेंबर्ड, मैंने क्या बोला, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, जो कि आपको ये बता सकता है कि आपके पेपर में क्या ज़रूरी है। तो प्लीज़ ये ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके पेपर में बनते हैं। एयरफोर्स नेवी की डिमांड इन्हीं कॉन्सेप्ट की होती है। अब यहाँ पर देखो, जैसे पहले वाला है, अब आप खुद आइडेंटिफाई करो कहाँ गलती है। ही रिमेंबर्ड, यानी कि उसको ही रिमेंबर्ड, उसे याद है दैट इज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। चलो ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा, आपने सोच लिया होगा। देखो यार, एक चीज समझो, ये दैट एक कंजंक्शन होता है, और इस दैट जब कंजंक्शन होता है तो इससे पहले आपको पता है सेकंड फॉर्म यानी पास्ट है। तो जाहिर है कि इस दैट के बाद आने वाला सेंटेंस भी किस में होगा? पास्ट में होगा। तो मैं ये जान सकता हूं कि जो बिल है, बिल तो फ्यूचर में होता है, इसका हमें पास्ट चाहिए, तो बिल का बुड कर देना। कभी शैल आ जाता है इस जगह पर तो शुड कर देना। कैन आता तो हमें कुड करना पड़ता, मे आता तो माइट करना पड़ता। समझ में बात आ रहा है? ऐसा क्यों करना पड़ा सर जी? इसीलिए करना पड़ा क्योंकि आप जान सकते हैं कि ये पास्ट है, तो जाहिर है आगे भी बात पास्ट की ही कही जाएगी। समझ में बात आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको पता ना, इन अ मंथ, एक मंथ के अंदर उसका जो वीजा है वो एक्सपायर हो चुका था। तो ऐसे में ये चीजें आपको धीरे धीरे हेल्प करेंगी समझने में। अब देखिएगा, वेन आई शैल सी हिम आई शैल टेल हिम। ठीक है, वेन आई शैल सी हिम, जब मैं उसे देखूंगा, जब मैं उससे मिलूंगा, आई शैल टेल हिम, मैं उसे बता दूंगा। तो ऐसे सेंटेंस में आपको दो दो तीन तीन चीजों को याद रखना पड़ता है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस होता है। इसके अंदर मैं समझ गया आपके अंदर दो सोच चल रही होंगी। पहली तो ये कि गुरुजी अगर स्टार्टिंग में कभी भी वैन आ जाए तो एक तरह से वैन जो होता है इफ की तरह काम करता है। कंडीशनल सेंटेंसेस है, स्टार्टिंग में वैन आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटेंस होगा वो कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकता। यानी इफ और वैन, इन सब के साथ जो सेंटेंस आता है वो फ्यूचर में नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये वाला फ्यूचर है तो आप देख करके ही गलत कर दो, आगे बढ़ो ही मत। आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। समझ में बात आ गया? वैसे भी देख सकते हैं, आगे फ्यूचर है वो तो चलेगा ही चलेगा, सेंटेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज है ना वो तो। ठीक है, तो ऐसे में सेंटेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, ऐसी भाषा को आप मत समझो जो आपके समझ में नहीं आए। मैं सीधे मुद्दे पर बात करता हूं। ये वाला फ्यूचर है ना, तो ये सिर्फ इतना याद रखना है कि इफ और व्हेन के साथ आपको फ्यूचर नहीं चलाना। पेपर में देख लेना, कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन आएगा उसको देख लेना, कहीं ऐसा वाला तो नहीं है। आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वॉज यू। ये कॉन्सेप्ट तो ये काफी बड़ा है, लेकिन मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूँ। यार एक बात सोचिएगा, आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग, मैं लास्ट मीटिंग में नहीं था। एंड नाइदर वॉज यू, और ना ही तुम थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वॉज वर है वो इस यू के अकॉर्डिंग आई है। क्लियर है ना? क्योंकि आई के साथ तो वॉज आ गई, इसका मतलब ये जो वॉज है वो किसके अकॉर्डिंग आई है? यू के अकॉर्डिंग आई है। यू प्लूरल है, तो ऐसे में यू के साथ वॉज या वर, आपकी आवाज आ रही है, वर आएगा, तो ये वर आ जाएगा। देखो कितने आराम से आपने फाइंड कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं। द थ्री इंडिविजुअल्स आर सो डिफिकल्ट दैट देयर टेस्ट वेरी फ्रॉम वन अनदर। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा आपके। देखिए भैया, पहले समझ लेना कि यहां पर एक चीज आपके समझ में आ रही होगी कि द थ्री इंडिविजुअल्स, ये प्लूरल है इसलिए यहां पर बर भी प्लूरल आ गई है। ठीक है, आगे देखो दैट के बाद देखो देयर। अब आपको पता है ना, देयर जो है कि प्लूरल पजेसिव है,
तो इसके बाद जो ये जो नाउन आ रहा है, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। ऐसा मैंने क्यों बोला? उन कॉन्सेप्ट को समझते जाओ जो मैं आपको डिस्क्राइब करते जा रहा हूं। यार जो ये टेस्ट है ना, टेस्ट, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जब भी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है तो इसका प्लूरल कभी नहीं बनता है। तो ऐसे में जब प्लूरल नहीं बनता है तो टेस्ट, ये एस यहां से हट जाएगा। अब ये देयर टेस्ट एक सिंगुलर हो गया, तो ऐसे में आपको पता है ये जो वर्ब आ रही है ये भी सिंगुलर होगी, इसीलिए इस वेरी की जगह पर ये होना चाहिए। वाई हटा करके आई ई एस लगा देते हैं, ठीक है। जैसे सर जी बताना, जैसे क्राई लिख रहा है, अब क्राई में वाई हटा करके आई ई एस आ जाएगा, शी क्राइज, ही क्राइज। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। ये वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपने अगर फाइंड किया हो एरर को, समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको ये पता है कि ये जो एक्शन दे रखा है कि इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है, नो डिसिप्लिनरी एक्शन, तो ऐसे में ये जो एक्शन है ये जाहिर है कि सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी, इसलिए आर की जगह पर इज आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया? आपका ध्यान होना चाहिए कि गलती कहां से निकलती है, कहां पर बन रही है, कभी वर्ब में, कभी नाउन में, कभी पजेसिव में आ जाती है। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। आ जाएंगी, टेंशन मत लीजिएगा। अब ये देखो, ये खाली जगह बननी है, कहीं पर प्रीपोजिशन भरवाएगा, कहीं पर डिग्री से रिलेटेड होगा, कहीं पैसिव है, कहीं एक्टिव है, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एन ऑप्टिमिस्ट थिंग्स, यानी कि एक जो ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? आशावादी। पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी, जो हर चीज को नेगेटिव सोचता है कि भाई ये पेपर सेंटर काफी दूर गया है, अब ये तो जाहिर है कि हम जो हम नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब कोई नहीं जाएगा और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारी चीजें जो गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं, वो पेसिमिस्ट की श्रेणी में आते हैं। ऑप्टिमिस्ट वो होता है कि हमें जाना है, जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ऐसे में ये समझिएगा आप कि वो ये कह रहा है एन ऑप्टिमिस्ट थिंग्स, एक जो ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है वो ये सोचता है कि ऑल इज वेल विद द वर्ल्ड, यानी कि सब चीजें ना, संसार के अंदर सब कुछ बढ़िया है। तो ऑल ये सिंगुलर है, तो ऐसे में सिंगुलर है मतलब इज आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। देयर आर नॉट माउंटेन्स इन दैट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब देखो, ये समझने की कोशिश किया करो, यदि हम यहां पर कोई भी चीजें रख देंगे इस खाली जगह में, तो आगे वाला ये जो नाउन है, एडजेक्टिव है, कहीं ये इफेक्टेड तो नहीं होगा, ऐसे समझो। अब यहां पर जो भी भरेंगे वो आगे वाले पर डिपेंड करेगा। माउंटेन्स है, माउंटेन्स क्या होता है? प्लूरल होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले ये जो चार दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है? तो ऐसे में तो सबको पता होगा क्या है, वो मैनी होता है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मैनी यहां पर लिख दूंगा तो मैनी के बाद ऐसा कुछ आएगा जो प्लूरल होना चाहिए, तो आ जाएगा। देखो, मच तो नहीं आ सकता, क्योंकि मच जो होता है ना, यहां पर अगर कोई अनकाउंटेबल होता, शुगर है, वाटर है, मिल्क है, तो आप मच लगा सकते थे। अब आप बात करेंगे, ठीक है, मच और जो लेस होता है ना, वो अनकाउंटेबल के लिए आता है। ऐसे में ये जो मोर है वो कंपैरिजन को शो करता है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस ही पॉजिटिव है, पूरा सेंटेंस ही क्या है? पॉजिटिव है, तो इसमें कंपैरिजन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, इसीलिए सी वाला भी गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंड और नॉट? आ जाएगा समझ में, टेंशन मत लीजिएगा। ओनली पीपुल हु आर एफ्रेड टू साइन देयर नेम्स सैंड लेटर्स, ये आपको मुझे बताना है। कमेंट करके आप सोचो, आपका दिमाग, मैं देखता हूं आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, और नहीं है तो हो जाएगी यार, ऐसे टेंशन मत लिया करो आप। आगे देखिएगा, दैट हार्डली काउंट्स। अब ये समझ लो, इसका मैं देखो, स्केयरली आ जाए, हार्डली आ जाए, तो ये जो चीजें होती ना मेरे भाई, ये शब्द क्या है? ये नेगेटिव को शो करती हैं। इसका मतलब है कि जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, यानी कि उसमें नॉट नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नॉट छुपा है। तो ऐसे में जो ये नॉट वाले हैं, ये वाले, ये दोनों तो हट जाएंगे। यस और नो? अब एक चीज आप मुझे बताइए, इट के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है, तो भाई डू वाला तो आएगा ही नहीं, इसीलिए यहां पर ए आ जाएगा। आगे देखिए, द एग्जामिनेशन विल बिगिन मंडे, यानी कि वो ये कह रहा है कि जो एग्जामिनेशन है, जो पेपर है,
वो सोमवार से स्टार्ट हो जाएंगे। आपको ये लगेगा कि यहाँ पर फ्रॉम लगा देना चाहिए क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, नहीं मेरे भाई ऑन लगा देना क्योंकि डे आ रहा है, भले ही फ्यूचर की बात कर रहा है, शेल बिल आ रहा है, फिर भी आप अगर फ्यूचर में कोई चीज बिगिन होती है, स्टार्ट होती है, तो आपको वहां पर ऑन लगाना है, ना कि फ्रॉम लगाना है। याद रख लेना इस चीज को। मुझे पता है आपने फ्रॉम लगाया हो, इसलिए मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूं। जनरली क्या होता है, बच्चे बिगिन को देख करके स्टार्ट होगा फ्यूचर में तो फ्रॉम लगा देते हैं, जो कि ग्रामेटिकली गलत होता है। ऐसे हमें कोई दिन है तो ऑन लगा देना है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिएगा आगे बात करते हैं कि डिसऑनर, इसमें आपको क्या है, आपको सिनोनियम बताना है। देखो डिसऑनर का तो ये सबको पता होगा, डिसऑनर का मतलब ही क्या होता है, अनादर करना किसी का या फिर अपमान। तो इसका उल्टा, सॉरी, इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, इनफेमी। फेमी अलग है, फेम किसी की, लेकिन इनफेमी है। आगे देखिएगा, अंडरस्टैंड और नॉट, आ गया कि नहीं आ गया भाई? ऐसे क्या मतलब यार, तुम दिल पर ले जाते हो अगर कोई चीजें आपको नहीं आती है तो। कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो अब चलो इनको बता देता हूं। ग्लोरी का मतलब क्या होता है, एकदम शानदार, स्प्लेंडेड। अंडरस्टैंड और नॉट, ग्लोरी का मतलब वही तो होता है, एकदम सुंदर है। एक है विग्ड, विग्ड का मतलब होता है एकदम बेकार, मतलब एकदम दुष्ट टाइप का। एक है इसमें अनकाउथ, अनकाउथ का मतलब क्या होता है, गमार, उसे बोलते हैं अनकाउथ। आगे देखिएगा, देखो नोवस, नोवस का मतलब क्या होता है, NOVICE, नोवस। और नोवस का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, एकदम नया है वो अपने क्षेत्र में। समझ में बात आ रहा है तो उसे बोलते हैं बिगिनर। क्या बोलते हैं उसे, बिगिनर बोलते हैं। अब इन सबको मतलब समझिएगा। देखो ट्रेनर का मतलब क्या होता है, जाहिर है कि वो सब कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद ही तो कोई ट्रेनर बनता है, किसी को ट्रेन करेगा। तो वो ट्रेनर तो भाई उसी को बोलते हैं जिसके पास अनुभव होता है, ट्रेनर है, प्रशिक्षक। लर्नर जो सीखने वाला होता है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ले रहा है। एक है इसमें वर्चुअस, तो वर्चुअस का मतलब जिस जो बहुत अच्छा है, सद्गुणी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं उसे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये सब आपको याद करना है, मैं टाइम आपका ज्यादा नहीं लूंगा इन चीजों के ऊपर। जहां पर मुझे टाइम देना है वहां पर मैं पूरा टाइम समझाऊंगा आपको। अब ये देखिएगा, टू गिव करेंसी, आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है। देखता हूं आपका कितना अच्छा है। कोई बात नहीं है, अगर नहीं याद है तो मैं समझाऊंगा। देखो 21वां क्वेश्चन है और इसमें लिख रहा है कि टू गिव करेंसी, इसका मतलब होता है एक तरह से प्रचलित हो जाना, मतलब पब्लिसिटी हो जाना हर, ठीक है। तो इसका मतलब टू मेक पब्लिकली नोन, हर कोई जानता है उसे। तो ऐसे में ये ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो हरक्यूलियन टास्क, ये तो सबको पता होगा यार, कई बार मैंने बताया है। और मैं हर बार इन चीजों को इसीलिए ज्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि ये पेपर में आती हैं तो ये इनकी प्रायोरिटी बनती है। कम से कम इनको तो आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है कोई डिफिकल्ट काम होता है, उसे बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? क्या बोलते हैं उसे, हरक्यूलियन टास्क, मतलब अ डिफिकल्ट टास्क। तो ये 22 का क्या हो जाएगा, अ डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। तो यहाँ थिंक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। टू प्ले हैवक विद, इसका मतलब क्या है, टू प्ले हैवक विद का मतलब होता है एक तरह से वेस्ट करना, मतलब बर्बाद करना, रियून करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियून माने बर्बाद करना होता है। आगे देखो, टू रेड लेटर डे, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा वो दिन आपके लिए रेड लेटर डे से कम नहीं होगा। उस दिन आपका एक नया जन्म होगा। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बोलूं बीच में, सॉरी आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं। आप अपने जब अपने दोस्तों से कभी किसी से आप बातचीत करते हैं तो वो बंदा वो होना चाहिए ज्यादातर, जो मुझे लगता है जो पढ़ाई करने वाला हो या फिर जो ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसी क्षेत्र का वो बंदा है। उनसे आप संपर्क में रहा करें, उनसे बातचीत क्या करें, उनकी फोटोज को आप देखा करें, तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे ब्रेन को आती है। और जैसा हम देखते हैं वैसा हमारा ब्रेन काम करना लग जाता है। इसीलिए आप अच्छे दोस्त बनाइए जो नौकरी करते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट विभाग भले कोई सा भी हो सकता है। वहां से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे दोस्त लोगों से आप दोस्ती करिएगा। तो आपका ज्वाइनिंग आने वाला है, इसीलिए आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। टू रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, एन इंपोर्टेंट डे, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, क्या बोलते हैं, अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, अ बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अरे ये बहुत बड़ा है यार, चलो यार बता देता हूँ क्योंकि आपका पेपर आ रहा है, वरना मैं 2 वीडियो बनाता है इसका। चलो आगे बताता हूँ। देखो अब क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पर, हाँ भाई ये चीजें ना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझ लेना। अगर आपने दिमाग नहीं लगाया ना, कंसंट्रेशन नहीं किया आपने, तो गलत हो जाएगा। ये देखिएगा,
इन द हॉट आफ्टरनून आफ्टर अ लॉन्ग वॉक आई रेस्टेड अंडर द शेडो ऑफ अ ट्री। पहले इन सब में आप अंतर समझ लीजिएगा। समझ में आता रहा है अंतर? देखो, पहली बात, नो बकवास ओनली काम की बात, पहले तो शेड आएगा। सर जी शेड क्यों आएगा भाई? वो कह रहा है ना, मतलब अब आफ्टरनून हो गया, ठीक है, काफी लंबे वॉक के बाद उसने क्या है, उसने आई रेस्टेड, यानी कि मैंने एक पेड़ की छांव में क्या किया, रेस्ट किया। समझ में बात आ रहा है? इसका मतलब है, एक बात आप मुझे बताइए, आप जब कहीं पर धूप पड़ रही है, जैसे आप करौली परिक्रमा देने जाएंगे मार्च में, हंसेंगे यूपी वाले, आगरे वाले हंस के होंगे कैला मैया की दर्शन करने जाएंगे तो पेड़ों के नीचों, तो आप जान सकते हैं किसी की परछाई में आप कभी रेस्ट नहीं करते, छांव में करते हैं, छाया में। तो परछाई अलग चीज होती है, छाया अलग होती है। तो इसीलिए वो जो काफी लंबा उसने वॉक किया, उसके बाद उसने जो रेस्ट किया है वो छांव में किया है, इसलिए शेड यहां पर राइट आंसर होगा। भाई शेडो का मतलब क्या होता है? शेडो का मतलब परछाई होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो होता है। अंडरस्टैंड और नॉट? जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको रीजनिंग का एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे आपने रीजनिंग में वो देखा ना, पूरब में ईस्ट से अगर सूरज निकलता है तो कोई व्यक्ति, कोई पर्सन है जो उत्तर की तरफ देख रहा है, तो उसकी छाया किस राइट में पड़ेगी या लेफ्ट में? अंडरस्टैंड ना? तो ऐसे वाले कॉन्सेप्ट में वो क्या, शैडो होता है। शैडो वर्ड आता है, वहां शेड नहीं आता। तो ऐसे में आप छाव में शेड होता है। आगे देखो, कूल का मतलब ठंडा, शेल्टर का मतलब क्या होता है? जैसे कोई पर्सन है, कहीं पर कोई आश्रय वगैरह लेते हैं तो शेल्टर होता है। आगे देखिएगा, आ गया नहीं आ गया समझ में? ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। देखो, ही थ्रोड इट आउट ऑफ द विंडो, यानी कि उसने किसी भी चीज को क्या किया, विंडो से बाहर फेंक दिया। इसका मतलब फेंकने की बात कर रहा है। और फेंकने में जो है ना, वो ये वाली स्पेलिंग कभी इस्तेमाल नहीं की जाती। आप सबको पता होगा, थ्रू। भाई थ्रो, फर्स्ट फॉर्म बताता हूं, ऐसे आएगा समझ पे, थ्रो, ये तो फर्स्ट में, थ्रो का मतलब फेंकना। सेकंड फॉर्म इसमें ई कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, थ्रू हो जाएगा। थ्रू का मतलब फेंका, ये पास्ट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। थ्रोन, THROWN, इसका मतलब थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो एग्जैक्ट, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, इसीलिए यहां पर थ्रू आ जाएगा। आगे देखिएगा, मार्कोनी असेंबल्ड द रेडियो, रेडियो, ठीक है, RADIO। अब ये समझिएगा कि मार्कोनी है ना, अब इन चीजों में आप थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा। देखो, असेंबल का मतलब चीज होता है, बहुत सारी चीजें आप ले करके उससे कोई चीज नहीं बनाते। जैसे कंप्यूटर आप क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या करते हैं आप, असेंबल करते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्ट लाते हैं और उसको बना देते हैं। मतलब पुर्जों को जोड़कर बनाई जाने वाली जो कोई भी चीज हो, उसे बोलते हैं असेंबल। एक डिस्कवर का मतलब है कोई अज्ञात कोई चीज है और उसको आप खोज निकाला। जैसे आपने देखा है ना, जैसे मोहन जोदड़ो वगैरह वहां डिस्कवर किया जाता है, क्योंकि पहले से ही चीजें वहां पर हैं और फिर उनको खोज करके निकाला जा रहा है, तो उसे बोलते हैं डिस्कवर। एक होता है मेड, मेड का मतलब तो जायज है, कोई चीज बनाई हो। लेकिन कोई जैसे मार्कोनी है, उसने ऐसा तो नहीं है कहीं, जो बल्ब है, जो रेडियो है, ठीक है, सॉरी रेडियो है, तो ऐसा ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो अंदर जमीन में छुपा हो। उसने आविष्कार किया, उसको जेनरेट किया, तो उसे बोलते हैं इन्वेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा इन्वेंटेड। सबको आप समझिए, समझ आइए जो मैंने बताया। ही शोड ग्रेट काइंड टू हिज फ्रेंड। पहली बात, ग्रेट एक, देखो अब इस चीज को थोड़ा रिलेट करना, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। देखो पहले तो ये समझो, ग्रेट क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, इसका मतलब ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। इसीलिए इस काइंड का मुझे नाउन लिखना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काइंडनेस आ जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि ये एडजेक्टिव है और इसके बाद नाउन चलेगा। अब ये तो देखो, दोनों लगातार डबल एडजेक्टिव हो गए, जो गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मीजरिंग विंड प्रेशर, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वायु के, हवा के प्रेशर को मापने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। यार ये तो सबको पता होगा यार, जब भी आप फिजिक्स खोल देते हैं, आविष्कार, ठीक है, इन्वेंशन है, डिस्कवर्ड है, उन सबको पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी मीटर्स है उनको आप पढ़ के जाइएगा, तो उसे बोलते हैं बैरोमीटर। टेम्परेचर, ये तो सबको पता होगा, तापमान, उसे बोलते हैं टेम्परेचर। एक इसमें मैनोमीटर, वही होता है यार, प्रेशर मापने का ही एक क्या होता है, ये कोई यंत्र होता है। एक होता है माइक्रोमीटर, जो छोटी छोटी वस्तुओं को मापने का, जांचने का काम करता है। अब ये चार हैं, ये चारों में बता देता हूं आपको। चलो, पोटैटो आ गया, इसमें ओ आ रहा है, और ओ जब भी आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, ES लगाना पड़ता है ज्यादातर। तो पोटैटो का क्या हो जाएगा, पोटैटो का तो पोटैटोज हो जाएगा, कहाँ ES वाला, मतलब बी वाला एकदम सही हो जाएगा। लेकिन वीडियो के अंदर अलग होता है, वीडियो में ओ आता है फिर भी, लेकिन हमें ऐसे ही लगाना पड़ता है। ये आपको याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो बहुत सारी चीजें जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिएगा, जो मैं बताने चाह रहा हूँ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पोटैटो का मतलब आलू होता है। अब देखिए यहाँ पर एक है एमेंसिपेशन, ठीक है, एमेंसिपेशन, या एक, ये तो एक नाउन हो जाएगा। एमेंसिपेट एक वर्ब हो जाएगा। एमेंसिपेट का मतलब होता है आजादी, तो राइट स्पेलिंग हो जाएगा सी वाला।
अब 38 देखेगा, 38 का मतलब क्या होता है, ये जो स्पेलिंग है वो है इरेवर्सिबल। इरेवर्सिबल का मतलब जिसे वापस ना लिया जा सके। ठीक है, तो राइट स्पेलिंग हो जाएगा मतलब बी वाला। इसमें टाइम लगाना ही नहीं है, आपको याद ही करना है। चलेगा दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करिए, मंथन से करिए, सारी चीज़ें आपकी बस में हो जाएंगी। बस आपको पढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच।